गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चंपारण आईएएस पटना में आप सबों का स्वागत है। हम लोग 4 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। उसके पहले एक नोटिस देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि चंपारण आईएएस में मेंस के लिए जीएस क्लास 4 बजे शाम में शुरू हो गया है। 3 बजे से एलएसडब्ल्यू का क्लास सोमवार से शुरू हो रहा है और ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास शाम में 6 बजे से शुरू हो रहा है। आप लोग यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बीपीएससी अपना डेट निर्धारित कर चुकी है, जो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होना है। आज का पहला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके अनुसार डी ऑप्शन दीजिएगा, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है वो इसकी अवस्थिति है, ये देखिए मेडागास्कर। यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिण का रेखा, अक्षांश रेखा, और ये बीच में जो है ये अगुलास जलधारा या मोजाम्बिक जलधारा है। मेडागास्कर की राजधानी अंटानारिबो है और यही हिंद महासागर है, हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। थुपके जीबू झील कहाँ अवस्थित है? तो ये तिब्बत में है। ए ऑप्शन दीजिएगा, थुपके जीबू झील। जाडो पठार किस देश में स्थित है? तो ये है पूर्वी नाइजीरिया में। यदि मैप पर देखा जाएगा तो पूर्वी नाइजीरिया जो होगा, जैसे हम लोग अफ्रीका बना लिए तो नाइजीरिया यहीं पर है, यही है नाइजीरिया, और नीचे से 0 डिग्री गया है। नाइजीरिया जो है उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका में स्थित है। ओके, तो यहीं पे जाडो पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। राइन नदी भ्रंश घाटी के पूर्वी किनारों पर कौन सा पर्वत पाया जाता है? बी ऑप्शन दीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। टाइप जो है इसका ये ब्लॉक माउंटेन का है। इसी में जो हॉर्ज पर्वत है ये उत्तरी जर्मनी में है। हेनरी पर्वत ये यूएस में है, जबकि वास्जेस जो ये फ्रांस में पर्वत है। अगला चलते हैं, इनमें कौन एक रिफ्ट का उदाहरण नहीं है? रिफ्ट का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है, तो ये डी दीजिएगा, गोदावरी, ये रिफ्ट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अरब सागर खुद एक रिफ्ट है। जब अफ्रीका और इंडिया अलग हुआ था, जैसे ये अफ्रीका है, इससे जब इंडिया निकला था, इधर में जब इंडिया निकला तब यहाँ पर ये जो महासागर, ये जो सागर का निर्माण हुआ, यही है अरब सागर। अरब सागर, तो ये एक रिफ्ट है। रिफ्ट क्या होता है? एक दरार है। जैसे रिफ्ट हम लोग, ये पृथ्वी का धरातल है, अचानक ये भाग धंस करके नीचे चला है, तो ये जो निर्माण होगा इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्ट। ये हट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यही हो गया रिफ्ट। तो रिफ्ट का उदाहरण में ऊपरी दामोदर भी है, नर्मदा भी है, अरब सागर भी है, नहीं है तो गोदावरी नहीं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। ग्वानो क्या है? देखिए, ग्वानो एक प्रकार का सागर से संबंधित तैराक सागरीय मछली है। ये सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन सागर से संबंधित ग्वानो होता है। ग्वानो एक शिष्ट है ना, जो काफी उर्वर होता है। ऑप्शन इसके अनुसार से ऐसे आप ए दे सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं, 6 नंबर। किस गोलार्ध में मत्स्य का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑब्वियसली उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, ए दीजिएगा ऑप्शन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है। चूंकि जैसे आपको मालूम होगा, मान लें कि हम यहाँ पे उत्तरी अमेरिका बनाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में ये जो कनाडा का यहाँ पर भाग है, जॉर्जेस बैंक, ग्रैंड बैंक है ना, जॉर्जेस बैंक, ग्रैंड बैंक, जी से ग्रैंड, जी से जॉर्जेस बैंक, काफी इंपॉर्टेंट है मत्स्य के लिए नॉर्थ अटलांटिक में। और इसी से आगे यदि यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का उत्तरी सागर में एक डॉगर बैंक है, डॉगर बैंक, वो भी मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। ये फ्लोरिडा है, याद रखेंगे।
चलिए, और यही है यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ये हुआ मैक्सिको, यहीं से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, इरमिंगर गर्म जलधारा है ना, गर्म धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक का गर्म जलधारा है इरमिंगर। इरमिंगर देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यही इरमिंगर करंट है, ये इरमिंगर, ये उत्तरी अटलांटिक जो करंट है उसी का एक भाग है। आइसलैंड के पहले देखिए ये गर्म जलधारा है इरमिंगर। अगला प्रश्न है, बैफिन की खाड़ी में कौन सी धारा दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है? तो बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, तो वहां से दक्षिण दिशा में जो आती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण दिशा में, अर्थात ऊपर से नीचे लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन दीजिएगा 9 का ई, सी, 9 का सी। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है लैब्राडोर ठंडी जलधारा, यही है लैब्राडोर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यही है, देखिए यहाँ लैब्राडोर लिखा हुआ भी। अगला प्रश्न है, रैबिट घाटी कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैबिट घाटी कहाँ स्थित है? ये है अमेरिका में। आंसर दीजिएगा बी, अमेरिका में। यहीं पे डेथ वैली भी है, याद रखना, DEATH, डेथ वैली। अब देखिए आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी चर्चा में आया था पंजशीर घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब वहां पे तालिबानी लोग अटैक कर रहा था तब तक, पंजशीर घाटी, पंजशीर। फ्रांस में भी एक घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लायर घाटी है, लायर, लायर घाटी फ्रांस में। इसी प्रकार से कनाडा में ओकानागन, ओकानागन घाटी, ये कनाडा की घाटी। चलिए हम लोग अगला आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 में है मिलान करना है, वादा घाटी, लोयरे घाटी, चितवन घाटी, हैप्पी घाटी, ये सभी ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात सभी, बादा घाटी इंडोनेशिया में, लोयरे घाटी फ्रांस में, चितवन घाटी नेपाल में, हैप्पी घाटी हांगकांग में, अर्थात ए दे दीजिएगा 11 का। नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो इसमें लिखा हुआ नहीं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ई। नासिक मुंबई को जोड़ता है, उस दर्रा का नाम है पाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, और ये थाल घाट इसमें लिखा हुआ नहीं है। हल्दी घाट अरावली में है, भोर घाट पश्चिम घाट में मुंबई पुणे को जोड़ता है, पाल घाट चेन्नई और ये एर्नाकुलम को जोड़ता है जो कि अन्नामलई में है, और सेनकोटा घाट ये कार्डमम और अन्नामलई के आसपास का जहाँ लास्ट होता है वहीं पर है, और ये मदुरै को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग दक्षिण भारत का घाट को देख रहे हैं। देखिए दक्षिण भारत के दर्रे को यहाँ दिखा गया है। एक है गोरम घाट, दिख रहा होगा आपको गोरम घाट, ये राजस्थान में अरावली में। हल्दी घाट ये भी राजस्थान में है, अच्छा से सब आपको देखना है। इसके बाद आगे देखिए, फिर इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थाल घाट, थाल घाट, फिर देखिए भोर घाट, फिर आगे CHORLA चोरला घाट पास, फिर यदि और आगे आप देखेंगे तो इसमें पाल घाट भी मिलेगा, देखिए पाल घाट दर्रा यहाँ, और उसके नीचे जाएंगे तो सेनकोटा घाट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कालसूबाई किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? तो कालसूबाई है उत्तरी सह्याद्री का। आप महाराष्ट्र लास्ट करते हैं तब पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च चोटी है कालसूबाई, वो उत्तरी सह्याद्री का है। अगला प्रश्न है, इनमें सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम भारत में होता है? तो ये डी दीजिएगा ऑप्शन, चेनाब नदी, ये सबसे ज्यादा लंबी है इसमें से। और लेकिन सिंधु की सबसे सहायक में लंबी पूछा जाएगा तो उसमें सतलज होगा, लेकिन वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर उसका उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक मोटे अनाज की श्रेणी में आने वाला फसल है? तो ये रागी जिसको हम लोग मडुआ भी कहते हैं, मडुआ, मडुआ, ठीक, ये कम जल में तैयार हो जाता है।
इनमें से, हाँ, पटना की अवस्थिति इनमें से किस अक्षांश रेखा पर है? तो ये देखिए, रट कर रखिएगा, ये 25 डिग्री 12 मिनट से 25 डिग्री 44 मिनट, और इसके साथ लगेगा नॉर्थ। याद रखना, अक्षांश है तो नॉर्थ लगेगा, नॉर्थ लगाना छूट गया तो आप जान लीजिए कि नॉर्थ लगेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन दीजिएगा, बी, तीसरा स्थान है बिहार का मक्का के उत्पादन में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, गेहूं की फसल किस मिट्टी में? तो दोमट मिट्टी, ए ऑप्शन दीजिएगा। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का दोमट मिट्टी ही है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नाम आ जाता है दोमट मिट्टी। तो आंसर देना ये। संजय गांधी जैविक उद्यान क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा प्रजनन के लिए जाना जाता है, गैंडा प्रजनन में एशिया में सबसे बड़ा केंद्र के रूप में। और ये कहाँ है? तो ये पटना में, ये पटना में है। अगला प्रश्न लास्ट है ज्योग्राफी का, वान सागर जल परियोजना विवाद बिहार और किस राज्य के साथ है? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में वान सागर परियोजना है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, 21 नंबर जो कि इकोनॉमिक्स से शुरू होगा, इको, यहां से हम लोग इको शुरू करेंगे। कहता है, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 21-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? हालांकि पुराना है, लेकिन आपको जानना है, 4.56 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न आते हैं 22 में, जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर, बिहार का है इसीलिए जानना है, शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन होगा तारकिशोर प्रसाद, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के। ऑप्शन डी। बिहार के कितने जिलों में मक्का की औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ पहुंच गई है? और यह 7 जिलों में। और मक्का उत्पादन में आपको मालूम है, कटिहार, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, ये सब अग्रणी बिहार का जिला है। 15वें वित्त आयोग ने 2020-26 की अवधि के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी यही सब क्वेश्चन खोज कर निकालता है, कितने राज्यों के राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की? तो 17 राज्य, ऑप्शन ए दीजिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, 25 नंबर, बजट 20-21 है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 26 में आइए, 21-22 में सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहा? और ये अच्छा क्वेश्चन है 26 का, आप इसका आंसर देंगे 9.5, ऑप्शन सी। 27 में आइए, कहता है 20-21 छोड़ दीजिए, अब ये जरूरत नहीं है। 28 में आइए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हम लोग 29 में, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? है ना, मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये तो सबको मालूम है, 2006 में हुआ था। ऑप्शन दीजिएगा बी। चलिए अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हैं जिसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। ये चार्ल्स मेटकाफ कहा था, ए ऑप्शन दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी चार्ल्स मेटकाफ कुछ बताया था। वित्तीय वर्ष 20-21 छोड़ दीजिए क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है। किस देश ने सबसे पहली बार वैश्विक न्यूनतम निगम कर लगाए जाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन, किस देश ने पहली बार वैश्विक न्यूनतम निगम कर लगाना है? तो ये अमेरिका दिया था, ए। 33 में आइए, विश्व का ऐसा पहला देश जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन हाथ में नहीं रहेगा, सिर्फ आप वर्चुअल तरीके से देखें, को विधिक ग्राम मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो यह है एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, जो कि मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका में है। यहाँ देखिए एल साल्वाडोर को दिखाया जा रहा है, यही है एल साल्वाडोर, इसकी राजधानी है सन साल्वाडोर। ये बिटकॉइंस को मान्यता दिया है। एल साल्वाडोर का सीमा 2 देश से लग रहा है, एक है होंडुरास, एक है ग्वाटेमाला से। एल साल्वाडोर। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्कर्ष 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हम लोग पिछले
टेस्ट में भी देखे थे, ये आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन दीजिएगा ए। 35 में आइए, निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, तो ये तरलता अनुपात होगा। ऑप्शन सी, ये तरलता अनुपात जो है ये बैंक वगैरह को खोलने के काम में आता है। CRR SLR ये सब वहां पर काम आता है। ये मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं, ये नीति का उपकरण नहीं। अगला प्रश्न हम लोग जो अब पढ़ेंगे ये हिस्ट्री से पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन? ये कौशाम्बी है, इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी। ऑप्शन ए दीजिएगा। कुशीनगर बौद्ध केवल बुद्ध से, सारनाथ बौद्ध या बुद्ध से। अगला प्रश्न आते हैं 37 नंबर। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन, ये सब आंसर ही रट लेना डायरेक्ट, ये सब पे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका डिस्क्रिप्शन किया जाए, डायरेक्ट रट लीजिए, बी दे दीजिए ऑप्शन, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन 37 के बाद आइए 38 में, क्वेश्चन 38 में, किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्वर्ण मुद्रा जारी किसने किया था? तो ये है कुजुल कडफिसेस। आंसर कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस, ये कुषाण वंश का संस्थापक भी जाना जाता है। और इसी कुषाण वंश में कनिष्क हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध राजा, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलग्राम कश्मीर में। अगला यूनानी रोमन कला, यूनानी और रोमन कला किस स्थान पर प्राप्त होता है? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में ही होगा, तात्कालिक क्षेत्र गांधार। ऑप्शन दीजिएगा डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती किसने लिखा है? तो ये भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी। भास्कराचार्य कौन थे? एक प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। इसी प्रकार से महावीराचार्य ये 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे और ये जैन धर्मी थे, ये जैन धर्म मानते थे, जैन धर्म। और ये 9वीं शताब्दी याद रखेंगे, मान लेते ऐसा मिलाने वाला दे दे तो ये 9वीं शताब्दी से आते थे, शताब्दी। इसके पहले के थे भास्कराचार्य से। इसी प्रकार से देखिए दो और नाम दिया हुआ है, कालकाचार्य, ये भी जैन से संबंधित थे और ये भारत में कहा जाता है कि शकों को लाने का श्रेय जाता है। कालकाचार्य के आवाहन पर ही भारत में शक आए थे। शक कहां से आए थे? तो आपको मालूम होगा, शक लोग ईरान से आए थे। और एक है हेमचंद्राचार्य, इनका जो काल है ये 1145 से 1229 के बीच में है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे इसमें लास्ट का जो डेट में विद्वान है तो वह है हेमचंद्राचार्य। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वारंगल दक्षिण भारत में, आज के डेट में आंध्र प्रदेश में। ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए जाना जाता था वारंगल। ऑप्शन दीजिएगा डी। किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है यशोधर्मन। ऑप्शन ए दीजिएगा यशोधर्मन। यशोधर्मन कौन थे? मालवा नरेश थे, मालवा क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और यशोधर्मन के बारे में हमें मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से यशोधर्मन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक नाम आ रहा है शशांक, ये कहाँ का था? बंगाल का गौड़ शासक था ये शशांक। और प्रभाकर वर्धन ये पुष्पभूति वंश से संबंधित थानेश्वर के राजा थे, जो कि हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम कहते थे। ऑप्शन दीजिएगा डी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, विदक भागम। अगला प्रश्न है 44, 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये दो भाई मिलकर बनवाया था, एक था तेजपाल, ऑप्शन दे दीजिएगा, और दूसरा था वास्तुपाल। ये दोनों भाई था जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ये बनवाया था दिलवाड़ा, और ये जैन के लिए जाना जाता है और ये राजस्थान का क्षेत्र में है।
अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल, जनरल का मतलब यहाँ पे आप सीधा समझिए सेना नायक या सेनापति, कौन था? तो ये था मलिक काफूर। बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर ये दक्षिण का विजय किया था। अगला प्रश्न है, क्या है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे किसके आक्रमण में। तो ऑप्शंस के अनुसार जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, जो गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी, इसके समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था और ये 6 बार हो गया था, 6 बार। लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया था और इसी का सेनानायक था मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ये पिछले दिन में हम लोग पढ़े थे, ए ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगालियों के साथ इनका बहुत ही अच्छा संबंध था। कृष्णदेव राय अपने तुलुक वंश से आते थे। इनके समय में ही डोमिंगो पायस आया था, बारबोसा भी आया था और डुआर्ट भी आया था। डुआर्ट, डुआर्ट, बारबोसा और डोमिंगो पायस इनके काल में आया था। अगला प्रश्न, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, शिवाजी के गुरु इनमें से कौन थे? और ये थे रामदास, शिवाजी के गुरु। इसमें एक नाथ थे, एक नाथ एक संत थे महाराष्ट्र के, सभी मराठी ही हैं। एक नाथ भी महाराष्ट्र के, इसके बाद नामदेव भी महाराष्ट्र के संत थे। इनका संबंध है 1270 ईस्वी के आसपास से, 1270। तुकाराम ये भी महाराष्ट्र के थे, इनका संबंध है 1608 ईस्वी के आसपास से संबंध है। तो इस तरह से डेट भी, कुछ ईयर भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। और रामदास का संबंध शिवाजी के आसपास के संबंध, जब इनके गुरु थे तो 1606 के आसपास से। और एक नाथ ये 1533, 1533। तो इनके काल को भी याद रखने की कोशिश करना है। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? ये शहजादा सलीम, जो अकबर का बेटा, जिसको हम लोग जहांगीर भी कहते हैं, इसके कारण ही अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, क्या कारण थे? तो ये मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, सामाजिक सुरक्षा, भू राजस्व व्यवस्था, ये सब में अकबर लिबरल नीति अपनाया था। इसीलिए अकबर की लोकप्रियता काफी थी और अकबर एक महान शासक के रूप में जाना जाता है मुगल काल में। इसके समय में ही 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये मुंबई का ठाणे, बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई का ठाणे से किया गया था। और दूसरी बार जो चला था वो मद्रास साइड में चला था, दूसरी बार मद्रास। ऑप्शन डी। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का काल है 1880 से 1884 और प्रथम कारखाना अधिनियम का संबंध इसी वायसराय से है, लॉर्ड रिपन। और इसके पहले थे लॉर्ड लिटन। चलिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? देखिए, घिनौनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये घिनौनी जो बताया था ये कार्ल मार्क्स बताया था, डी ऑप्शन दीजिएगा। जबकि आर्थिक दोहन का सिद्धांत के रूप में दादा भाई नौरोजी का बात है। लेकिन ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, तो इसमें कार्ल मार्क्स आएगा। 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? नाम से ही पता चल रहा है मराठी, और इसमें तात्या टोपे को बोला गया था। तात्या टोपे बहुत ही 1857 में लड़ाई लड़े थे और हालांकि जीत हासिल
तो संभव नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया था। इसमें सभी लोग उस लड़ाई में लड़े थे, लेकिन नाम जो पूछा गया है इसके अनुसार से रामचंद्र पांडुरंग, बिहार से कुंवर सिंह थे। आजादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? अब इसमें से भगत सिंह ये तो बाद के नायक हैं, बाकी सभी बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सभी भाग लिए थे। पहली लड़ाई का मतलब वही 1858 वाला लड़ाई, 1858 वाला लड़ाई। चलिए आगे, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? 57 नंबर, और ये हैं अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत का संविधान की रचना की है, इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 58 नंबर, और ये थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग कहते हैं, ऑप्शन डी दीजिएगा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना 1867 में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में, 1867 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, ये सूरत अधिवेशन, डी, ऑप्शन डी। इससे बहुत आसान क्वेश्चन है, इस समय ज्यादा समय नहीं देना। चलिए अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए स्वराज के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, इसके बाद दादा भाई नौरोजी भी हैं, इसीलिए इसमें आपको चूज कर लेना है, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन दीजिएगा बी। देखिए यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, 1906 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उपयोग, बाद में बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष ने भी स्वराज शब्द की बात कही, किंतु स्वराज शब्द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किंतु स्वराज शब्द जो है ये पहला उद्घोष स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 83, जिनका समय रहा है, के द्वारा किया गया। पराधीनता काल में इसका प्रयोग स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के संदर्भ में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग कभी भी वैसा क्वेश्चन आ जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती दे रहे हैं तो उनको मारना है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ बनाया था? ये दक्षिण अफ्रीका, वेल नोन है, बी ऑप्शन दीजिएगा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, देखिए क्वेश्चन पे ही प्रश्न चिन्ह है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। गांधी ने के निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ये थे जेबी कृपलानी, पेशे से एक शिक्षक थे जेबी कृपलानी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो ये होगा सिंगापुर में, ऑप्शन डी दीजिएगा, सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में, 24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत में। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था? और ये जाना जाता है वीर सावरकर के बारे में, है ना। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सेलुलर जेल, आज भी अंडमान में है, वहां पे लिखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त महीना, 8 अगस्त को, 8 अगस्त। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में, याद रखना है दोनों चीज, वो भी 8 अगस्त को ही आया था 1940। अगले 68 नंबर, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो थुरिये, जानिएगा, थुरिये बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, ये सबसे भी महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित थे, लेकिन सिविल अवज्ञा का जो प्रेरणा लिया था ये थुरिये से लिए थे। देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, गांधी को प्रेरणा देने वाले रस्किन, ये जॉन रस्किन कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि उनकी जिंदगी पर कई लोगों ने गहरा असर डाला, इनमें से एक थे ब्रिटिश विद्वान रस्किन, जॉन रस्किन। रस्किन की किताब
अनटू दिस लास्ट के बारे में गांधी जी ने कहा था कि इसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इसी प्रकार से टॉल्स्टॉय के बारे में भी जानेंगे। टॉल्स्टॉय जो थे ये रूस के रहने वाले थे। जब गांधी जी का उद्भव हो रहा था तब टॉल्स्टॉय के जीवन की शाम बस ढलने को ही थी, लेकिन कभी एक दूसरे से ना मिलने वाले इन लोगों ने एक दूसरे पर एक अमिट असर छोड़ दिया। कभी मिले नहीं थे टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय जो थे निर्विवाद रूप से रूस का सबसे महान साहित्यकार कहा जाता है। वार एंड पीस और अन्ना करेनिना उनकी सर्वकालिक महान रचनाएं देखिए। तो अन्ना करेनिना और वार एंड पीस ये टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले टॉल्स्टॉय ने 55 साल की उम्र तक आते आते बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था। नंगे पांव चलना, खेती करना, किसानों जो जैसे कपड़े पहनना टॉल्स्टॉय। और सोचिए गांधी जी भी इन लोगों से प्रभावित हुए बिना मिले हुए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन होगा इसका सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार के थे सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सबों को चंपारण ऐसे कोई भी सूचना चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9128132320। कुमार जय ज्योग्राफी एक्सपर्ट। ओके, गुड डे।